Hello students, class 10th. I was telling you the political party chapter in political science is a video 2 of the chapter. So as I told you about the different political party, as first party All India Trinamool Congress under the leadership of Mamata Banerjee, and she is the Chief Minister of West Bengal at the present time. In the same way, the next party was Bahujan Samaj Party. It was formed in 1984 under the leadership of Kashiram. And third one was Bharatiya Janata Party. Symbol is lotus, under the leadership of Bharatiya Janasangh. So here we studied about the main ideologies of these parties, work for the people, and the same way कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1925। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, बाली और हाशिया जिसका चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह आप याद रखेंगे, इलेक्शन सिंबल्स, 1925 में बनी थी और विदेश में बनने वाली पहली पार्टी है ये। ताशकंद में इसकी स्थापना हुई थी, उज्बेकिस्तान की कैपिटल। ये मार्क्सिज्म लेनिनवाद पर यकीन करती है, सेक्युलरिज्म पर, धर्मनिरपेक्षता और डेमोक्रेसी, अपोज टू द फोर्स ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। जो कम्युनलिज्म है और सक्सेशनिज्म है उसके अगेंस्ट है, जो वंशवाद चलता है, और कम्युनलिज्म है, सामुदायिकता जो है, उसके अगेंस्ट काम करता है। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को यकीन करता है एज मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। जो काम करने वाला वर्ग है, किसान है और जो गरीब लोग हैं, तीन लोगों पर विशेषकर इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए काम करता है। काम करने वाला वर्ग, किसान और गरीब लोग। बिकेम वीकर आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी 1964 में इस पार्टी का विभाजन हो गया। दैट लेड टू द फॉर्मेशन और सीपीआई का फॉर्मेशन जो हुआ था उसका स्प्लिट होके CPIM बन, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस जो है इसकी महत्वता केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में है। ये सपोर्ट करता है, इसका जो सपोर्ट है पिछले कुछ सालों में गिरता गया है। इट सिक्योर लेस देन 1%। 2014 में 1% से भी कम वोट मिले थे। लोकसभा इलेक्शन एडवोकेट एंड द कमिंग टुगेदर ऑफ द लेफ्ट पार्टी अ बुल्ड स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। सभी पार्टियों मिल के एक इम्पोर्टेंट वो बनाया था, स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। इसी तरह से अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की बात करें, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से स्प्लिट होके बनी थी, डलोटा है, हाशिया और स्टार है। यहाँ पे याद रखिएगा, एक पूछा गया है एग्जाम में, डलोटा, हाशिया एंड स्टार, जबकि इसका हाशिया और बाली है। इसने अपना जो क्या सिंबल क्या है चेंज कर दिया इस पार्टी से स्प्लिट होके। 1964 में बनी थी ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से स्प्लिट होके, और ये मार्क्सवादी लेनिनवाद पर यकीन करती है। जो लेनिन था, लेनिन को फॉलो करती है। इस तरीके से अगर हम इसमें देखें, सेकुलरिज्म को और डेमोक्रेसी को और इम्पेरियलिज्म के अपोज काम करती है, एंड कम्युनलिज्म के, वही जो सामुदायिकवाद है, सामुदायिकवाद के विरोध में रहती है ये पार्टी। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ जो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस है इंडिया के, उसके फेवर में काम करती है। इसका जो मेन मोटिव होता है सामाजिक और आर्थिक समानता मिले, न्याय मिले उन्हें। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस पार्टी को वेस्ट बंगाल में, केरला में और त्रिपुरा में, स्पेशली अमंग द पुअर्स। जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, एग्रीकल्चर लेबर है, इनके लिए फेवर में काम करती है। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पर आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके फेवर में नहीं रहती, क्योंकि बाहर की कंपनियाँ यहाँ आने से यहाँ की जो लोकल कंपनियाँ होती हैं वो अपलिफ्ट नहीं कर पाती हैं, कम्पीट नहीं कर पाती उनके साथ, और या तो बंद हो जाती हैं
काफ़ी मार सहनी पड़ती है लोकल कंपनीज को, प्राइवेट कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों के यहाँ आने से। इसलिए ये पार्टी इकोनॉमिक पॉलिसी के फेवर में नहीं रहती है कि विदेशी जो पूंजियाँ हैं वो यहाँ पे आती है और जो गुड्स है इन द कंट्रीज में आ जाता है। वेस्ट बंगाल में पावर में थी। इन द 2014 के लोकसभा इलेक्शन में इसने 3% वोट हासिल किए थे और 9 सीटें गेन की थी। अब जो पार्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पार्टी सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है भारत की। वर्ल्ड की सबसे पुरानी पार्टी में से एक पार्टी मानी जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा है। पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। A.O. ह्यूम के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। बेसिकली तब इस पार्टी का मेन एम चुनाव लड़ना नहीं था, बल्कि लोगों को एक नेशनलिज्म की भावना क्रिएट करना था। देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों को इसमें शामिल करना था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी मानी जाती है, संसार की सभी पुरानी पार्टी में से एक है। 28 दिसंबर 1885 को ये बनी थी और कई सारे विभाजन इसमें हुए, स्प्लिट्स हुए। प्लेड अ डोमिनेंट रोल निभाया इंडिया की पॉलिटिक्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया नेशनल लेवल में कहीं या स्टेट लेवल में कई सारी शताब्दियों तक। आज़ादी के बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर लीडरशिप में और कई तरह के मॉडर्न जो सेकुलर था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया रूलिंग पार्टी जो थी 1977 में, क्या था ये पार्टी हार गई थी। देन फ्रॉम 1980 से 89 तक फिर ये दोबारा गवर्नमेंट में आई। आफ्टर 1989 के बाद इसका जो सपोर्ट था कंट्री में डिक्लाइन होने लगा, कटिंग क्लास सोशल डिवीज़न इसमें हो गया। सेंट्रिस्ट पार्टी जो है, जो एक राइटिस्ट होते हैं और ना लेफ्टिस्ट, जो वामपंथी होते हैं और ये दक्षिणपंथी होते हैं। सेंट्रिस्ट पार्टी है। इट इज आइडियोलॉजिकल, जो इसकी ओरिएंटेशन है वो हम देखते हैं सेकुलरिज्म पर यकीन करती है और समाज के जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए काम करती हुई देखी जाती है। माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो सब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आया देश में राजीव गांधी के टाइम पे, उसके सपोर्ट पर रहती है। और जो कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है वो है यूपीए, और बीजेपी का कौन सा है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है बीजेपी ने, और कांग्रेस ने यूपीए की सरकार बोलते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट, अदर पार्टियां, अदर स्मॉल पार्टियां, स्टेट पार्टियां, इनके साथ मिलके एक कोलिजन पार्टीज बनाती है ताकि गवर्नमेंट में सपोर्ट इनको मिलता रहे। 2004 से 14 तक ये यूपीए के उसमें गवर्नमेंट बनाई थी और 2014 में इन द अपोजिशन पार्टी, 2014 में ये पार्टी को सपोर्ट नहीं मिला तो अपोजिशन पार्टी का रोल निभाती है। इसी तरह से अगर हम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करें, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी दिखता है हमें यहाँ पे, 1999 में शरद पवार के द्वारा ये पार्टी बनी। शरद पवार पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे, उनसे स्प्लिट होकर शरद पवार ने पार्टी बनाई। इस पर डेमोक्रेसी और गांधीवाद को बढ़ावा देती है, सेक्युलरिज्म पर यकीन करती है और समानता मिलती है सामाजिक न्याय और फेडरलिज्म पर। हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट भी कन्फर और नेचुरल बॉर्न जो सिटीजन है देश के उनको फेवर करती है। मेजर पार्टी है महाराष्ट्र में, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इसके मेघालय, मणिपुर, आसाम में। कोलिजन पार्टनर्स के साथ स्टेट महाराष्ट्र में एक अलायंस के साथ कांग्रेस के साथ अलायंस बनाई है। 2004 से मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के रूप में ये काम करती है। बेसिकली अगर हम देखें कई सारी स्टेट पार्टियां भी हमें नज़र आती हैं। ये 7 पार्टियां हमने नेशनल पार्टी के बारे में हमने पढ़ा। मोस्ट ऑफ द मेजर जो पार्टियां हैं कंट्री इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट पार्टियों के रूप में भी रजिस्टर्ड है। दीज आर कॉमनली रिफर्ड टू एज रीजनल पार्टियां कहलाती हैं। स्टेट पार्टियों को हम रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां भी बोलते हैं। ये दिस पार्टी नीड नॉट टू बी रीजनल, हालांकि ये पार्टियां रीजनल नहीं होती इनके आइडियोलॉजीज में और आउटलुक्स में। सम ऑफ दीज पार्टी आर ऑल इंडिया, कभी कभी तो ये पार्टियां रीजनल पार्टियां के अलावा देश के सभी भागों में
पाई जाती हैं या देखी जाती हैं। सडनली ओनली हैड टू हैपन सक्सीडेड ओनली, लेकिन पूरे देश में होने के बावजूद भी इन पार्टियों का जो इम्पैक्ट देखा जाता है वो कुछ ही स्टेट में देखा जाता है, कुछ ही पार्टीज में सफलता मिलती है इनको। सम ऑफ दिस पार्टी इन ऑल इंडिया दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड, कुछ ही स्टेट में सक्सेस होती है। पार्टी लाइक जैसे कि समाजवादी पार्टी है, यूपी में हम देखते हैं अखिलेश यादव जिसके नेता है मुलायम सिंह यादव, उनकी ये पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में। एंड नेशनल लेवल पॉलिटिकल, ये नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। है तो स्टेट पार्टी लेकिन नेशनल लेवल तक बन, नेशनल पार्टी का उन्हें वो नहीं मिला है रिकॉग्निशन, लेकिन नेशनल पार्टी तक में इनका इम्पैक्ट है। कई स्टेटों में ऑर्गेनाइजेशन है, इनके संगठन है। सम ऑफ दिस पार्टी लगे बीजू जनता दल है उड़ीसा में, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, मिजो नेशनल फ्रंट है तेलंगाना है, और राष्ट्रीय समिति, ये क्या है, कुछ कॉन्सेस है इस स्टेट में आइडेंटिकली। ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स में अगर हम देखें पिछली शताब्दी में, तो हम देखते हैं द नंबर, जो इनकी संख्या है और इनकी स्ट्रेंथ जो शक्ति है जिस पार्टीज, वो बड़ी है। यानी बहुत सारी पीपल्स ने इनको ज्वाइन किया है, मेंबरशिप ली है, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी है, संख्या भी बढ़ी हुई है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हालांकि जो पार्लियामेंट हमारे देश का पॉलिटिकली हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या डाइवर्स है, विभिन्न है। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर, क्योंकि कोई भी नेशनल पार्टी लोकसभा में हम देखते हैं कि खुद अपने बेस पर मेजोरिटी गेन करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और शायद कोई एक पार्टी पूरा अपने आइडियोलॉजी के बेस पर लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, यानी कि फुल मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती है। एज ए रिजल्ट, इस कारण से जो नेशनल पार्टियां होती हैं वो मजबूर हो जाती हैं दूसरी पार्टीज के साथ अलायंस गठबंधन करने के लिए। सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ स्टेट पार्टी हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी, हर स्टेट को क्या मिला, एक अपॉर्चुनिटी, अवसर मिला है। पार्ट ऑफ वन अनदर नेशनल लेवल कोलिजन गवर्नमेंट बनाने का, अदर पार्टी के साथ अलायंस बना के गवर्नमेंट बनाने का एक मौका मिलता है। दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड, और इस तरीके से कंट्रीब्यूट स्ट्रेंथिंग ऑफ फेडरलिज्म, इससे फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ मिलती है हमारे देश में। अगर हम देखें हर स्टेट में हमें कई सारी स्टेट पार्टियां देखने को मिलती है जो क्या करती हैं, नेशनल पार्टियों के साथ कोलिजन बना के गवर्नमेंट बनाती है। क्योंकि कोई भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती, तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह नियम है कि जब फुल मेजोरिटी किसी पार्टी को ना मिले तो वो अदर पार्टी की मदद से गवर्नमेंट को बना सकते हैं। अदर पार्टी के मेंबर्स को भी वो गवर्नमेंट में इंक्लूड करती है। क्योंकि वो जो हम देखते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी में हमें कई सारे क्या करते हैं, चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी में कई सारे लोग होते हैं, कई सारे लोग मेंबर्स होते हैं, वो गांव-गांव में जाते हैं, अपने चप्पल घिसते हैं, वो लीडर्स के साथ जाते हैं, प्रचार करते हैं। तो उनको पार्टीज के जो बड़े लीडर्स हैं उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, या जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इसे ही कहा जाता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी देखी जाती है, क्योंकि इलेक्शंस रेगुलर नहीं कराए जाते हैं, और पार्टी डोंट मेंटेन रजिस्टर, पार्टी के पास रजिस्टर नहीं होता है, और बिग पॉलिसीज और प्रोग्राम की जानकारी कॉमन मेंबर्स को नहीं होती है। इससे क्या होता है, इससे स्टेबिलिटी नहीं रहती है, यूनिटी नहीं रहती है, एक पार्टी के प्रति एक ट्रस्ट नहीं पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल डेमोक्रेसी की जो हम कमी देखने को मिलती है वो हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं इसमें सेकंड चैलेंज ये देखते हैं डायनेस्टिक वंशवाद परंपरा। वंशवाद में हम देखते हैं एक पार्टी के मेंबर्स जो होते हैं, पावरफुल मेंबर्स होते हैं, उन्हीं के फैमिली को क्या मिलता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है, ज़्यादा परिवारवाद देखा जाता है। फर्स्ट वन, सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन, तो खुला और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं अपनाते हैं फंक्शनिंग में। क्योंकि जो ऑर्डिनरी वर्कर होते हैं, जो साधारण काम करने वाले लोग होते हैं, जो कॉमन मेंबर होते हैं, अगर वो एक्टिव भी होते हैं तो वो टॉप लेवल तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक वंशवाद, एक परंपरा चली आती है, नेपोटिज्म देखा जाता है।
इस तरीके से हम देखते हैं अनफेयर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टी में ऐसे मेंबर भी होते हैं जो एक फैमिली के होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन चूँकि उनकी फैमिली की पावर ज़्यादा होती है पॉलिटिकल पार्टी में, तो अपने ही परिवार को आगे बढ़ाते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, या उनको कोई एक इम्पोर्टेंट पोजीशन देते हैं. Mostly we see that the powerful leader give importance to their family members in the political party, and the common members वो क्या होते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है. दे इग्नोर द कॉमन मेंबर्स, क्योंकि कॉमन मेंबर एक्सपीरियंस भी है, टैलेंटेड भी है, उसको आगे अपलिफ्ट नहीं करते हैं. मैनी पार्टीज में हम देखते हैं टॉप पोजीशन जो होती हैं एक ही परिवार के लोगों के द्वारा कंट्रोल की जाती है. जैसे हम कांग्रेस में देखते हैं, हमेशा हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को ही हम देख सकते हैं कि ये टॉप पोजीशन में होती हैं, इन्हीं के परिवार को टॉप पोजीशन दी जाती है, और आगे भी इनके परिवार को टॉप पोजीशन मिलती रहेगी. तो जो अदर पार्टी मेंबर्स हैं कांग्रेस में, अगर वो एक्सपीरियंसड हैं, अगर उनको पता है कि किस तरह से पार्टी को चलाना है, इसके बाद भी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस वैल्यू नहीं दी जाती है, तो ये भी एक कमी देखी जाती है पॉलिटिकल पार्टी में. दिस इज़ अनफेयर है, ये अदर मेंबर्स के लिए अनजस्टिस है, ऑल्सो बैड. डेमोक्रेसी के लिए भी ये सही नहीं है. एक परिवारवाद होना, एक परिवार के द्वारा ही एक पार्टी में कब्जा जमाए रहना, उनको ही ज़्यादा वैल्यू देना, चाहे वो अनएक्सपीरियंस हो, टैलेंटेड ज़्यादा ना हो, इसके बावजूद भी हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो इससे पार्टी में क्या होता है, फाउंडेशन नहीं बन पाती है और लोग पार्टी को छोड़ना शुरू कर देते हैं. स्टेबिलिटी नहीं रहती है पार्टी में, लोगों का विश्वास नहीं रहता है पार्टीज में. सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडुकेट एक्सपीरियंस, पर्याप्त अनुभव भी नहीं रहता है पार्टी में, लोगों को कन्विंस करने का पीपल और सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है. पार्टीज में एक एक्सपीरियंस पर्सन को लोगों का सपोर्ट न मिलने के कारण भी जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो दूसरी पार्टीज में चले जाते हैं. दिस टेंडेंसी, जो ये प्रवृत्ति चली आती है परिवारवाद की, प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड. सभी जगह हम देखते हैं. सम ओल्डर डेमोक्रेसी, वन पार्टी कंट्रीज में भी हमने पढ़ा था, जहाँ क्या एक ही पार्टी को हम वैल्यू देते हैं, अदर पार्टीज को बनाने का राइट नहीं है, या अगर कोई अपना इंडिविजुअली चुनाव इलेक्शन लड़ना चाहे वो भी नहीं कर सकता है. जैसे हम चाइना में देखा, अब चाइना को हम कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, जहाँ पर कि ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है तो इस पॉलिटिकल पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है. बिफोर कंटेस्ट द इलेक्शन, द चाइना कम्युनिस्ट पार्टी गिव अप्रूवल टू एनी इंडिविजुअल पर्सन इन चाइना, एंड इफ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश करता है चाइना में, तो वो पॉलिटिकल पार्टी उसको मारती है, टॉर्चर करती है. तो हम कह सकते हैं कि चाइना है, वैसे तो पॉलिटिकल इलेक्शंस वहाँ होते हैं 5 साल में, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी बनाने की परमिशन नहीं मिलती है. ऐसे हमने अमेरिका देखा, ब्रिटेन देखा, वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है. चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है. इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम हम देखते हैं. तो 1 पार्टी सिस्टम में चॉइस नहीं मिल पाती लोगों को. अगर उससे अपनी दूसरी पार्टीज को एक ऑप्शन चुनना है, या उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सही नहीं माना जाता. अगला हम देखते हैं मनी और मसल पावर. जिसके पास पैसा होता है, पावरफुल जो होते हैं, वही क्या करते हैं, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं. चुनाव, हमें नहीं लगता है कि इंडिया में वो जो वीक है, कमज़ोर है, या जिसके पास ना मनी नहीं है इलेक्शंस के लिए, वो चुनाव जीत सकता होगा. स्पेशली हम देखते हैं इलेक्शन के टाइम पर पार्टी क्या करती है, फोकस करती है, चुनाव जीतने के लिए ही फोकस करती है. तो क्या करती है, शॉर्टकट तरीका अपनाती है, गलत तरीका अपनाती है. वो जो वोटर्स होते हैं उनको ब्राइब, रिश्वत देने का प्रयास करती है, या उनको एक झूठे आश्वासन देती है. टेंड्स टू नॉमिनेट, उन कैंडिडेट को भी नॉमिनेट करती है जिनको बहुत ज़्यादा पैसा जो खर्च कर सकें. जो कैंडिडेट इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है, ये पॉलिटिकल पार्टियां उसको अपना कैंडिडेट चूज करती है. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है, टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, चुनाव लड़ना. टू चूज द कैंडिडेट. नंबर 3 पॉलिसीज एंड प्रोग्राम डिक्लेयर करना. नंबर 4 टू मेक द लॉ बनाना.
नंबर 5 टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, नंबर 6 टू रन द गवर्नमेंट, और पॉलिसीज और लोगों को क्या कहना, अवेयर करना। ये पॉलिटिकल पार्टी के, हर पॉलिटिकल पार्टी के काम होते हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो वो टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन पार्टी का रोल अदा करती है, और जो जीत जाती है टू मेक द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाती है, टू मेक द लॉ, कानून बनाती है देश के लिए। तो हम ये देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां भी चुनाव में उसी व्यक्ति को खड़ा करती है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उसको आसानी से टिकट मिल जाता है। अलाउ करते हैं पार्टियां अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए उन कैंडिडेट को, भले ही उनका जो बैकग्राउंड है वो कैसा ही क्यों ना रहा हो। तो हम देखते हैं तो जो के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उनको आसानी से वो नॉमिनेट करते हैं। रिच पीपल जो होते हैं, बड़ी धनी लोग होते हैं, कंपनियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा देती है, फंड देती हैं पार्टीज़ को। वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी करती है। यानी गवर्नमेंट भी इन बड़े जो रिच लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शंस के टाइम पे इन्हीं पार्टीज से, जो अंबानी ग्रुप हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ये इनको बीजेपी को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, करोड़ों रुपया मिलता है। इलेक्शंस में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, अरबों खर्चे हो जाते हैं। सम केसेस में हम देखते हैं वो एक क्रिमिनल जो होते हैं, अपराधी टाइप के, या अपराधी जो कैदी जो होते हैं, हम कह सकते हैं, जो क्राइम किए होते हैं, वो भी क्या करते हैं, उनको भी इलेक्शंस में इलेक्शन लड़ने की अथॉरिटी मिल जाती है। ये डेमोक्रेटिक ऑल ये एक क्या है, एक चिंता का विषय है। इनकी जो रिच पीपल हैं उनका रोल बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा करते हैं, भले ही वो एजुकेटेड ना हो, भले ही वो एक्सपीरियंस्ड ना हो, इसके बावजूद अगर उनके पास पैसा ज़्यादा है तो इन्फ्लुएंस करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े लोग जो रिच पीपल होते हैं, पावरफुल लोग जो होते हैं, वो इलेक्शंस का में इम्पैक्ट डालते हैं। जो पुअर लोग हैं या जो वीकर लोग हैं वो नहीं जीत पाते हैं। तो 4 चैलेंज जो है मीनिंगफुल चॉइस, जो वोटर्स आजकल लगभग सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उसकी जो पॉलिसीज हम देखते हैं वो एक जैसी ही नज़र आती हैं। इन ऑर्डर टू ओवर मीनिंगफुल चॉइस नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक अनएम्प्लॉयमेंट जैसा मुद्दा लेके आए, या पॉवर्टी का मुद्दा लेके आए, करप्शन का मुद्दा लेके आए। पार्टीज मस्ट भी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होना चाहिए। हर पार्टीज को दूसरे पार्टीज की आइडियोलॉजी अलग अलग होनी चाहिए। रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है पॉलिटिकल पार्टी में, संसार भर में भी हम देखते हैं लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी एक जैसी ही दिखती है, सभी के विचार हमें एक जैसे दिखते हैं, ओपिनियन हमें एक जैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन लेबर पार्टी, अगर हम ब्रिटेन की बात करें, जो लेबर पार्टी है वहाँ पे और जो कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन में, उनमें बहुत ही कम डिफरेंसेस है उनकी आइडियोलॉजी में। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एक्सेप्ट पर, वो यकीन करते हैं, एग्री करते हैं मोर फंडामेंटल एक्सपेक्ट पर, बट डिफर हो जाते हैं ओनली इन डिटेल ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड, पॉलिसीज को कैसे फ्रेम करना है और इम्प्लीमेंट करना है हमारे देश में। द डिफरेंस अमंग ऑल द मेजर पार्टी, जो डिफरेंसेस हैं अमंग ऑल द मेजर पार्टी, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उनकी आर्थिक जो नीतियां हैं वो क्या हो रही हैं, कम होती जा रही हैं। और जो अंतर देख रहे हैं हम बहुत पॉलिटिकल पार्टीज में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, वो बहुत ही तेज़ी से क्या होता है जा रहा है आज की डेट में। इनमें जो पॉलिटिकल पार्टी में आर्थिक अंतर होता होगा, मतलब हर पार्टी में देख सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहती है, मतलब किसी भी तरीके से, एक शॉर्टकट तरीके से भी उसका मेन एम बस चुनाव को जीतना है। वो चाहे कितना भी पैसा खर्चा करना पड़ जाए, उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़ जाए, इसके लिए किसी भी अपराधी टाइप के लोगों को पॉलिटिक्स में शामिल करना पड़ जाए, और कहीं से भी इनको फंड अवेलेबल हो जाए इलेक्शन लड़ने के लिए, वो हर तरीका अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी में की सबसे बड़ी कमी देखी जाती है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से इनकी पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है, जो थॉट्स होते हैं, वो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करते हैं।
और अगर हम देखें आज हम पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम सुधारना चाहें कि हम इन पॉलिटिकल पार्टी को कैसे सुधारेंगे, हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस पॉलिटिकल पार्टी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल पार्टी इतना जहाँ पर इनके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं थी, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी रहती है, डायनेस्टिक वंशवाद परिवारवाद देखा जाता है, और मनी एंड मसल पावर, पैसा और मसल पावर जो उसकी शक्तियाँ होती हैं, जो पावरफुल लोग हैं उन लोगों का ज़्यादा दबदबा देखा जाता है, इन्फ्लुएंस देखा जाता है। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इन ऑर्डर टू फेस, हम देखते हैं इन चैलेंजेस को अगर हमें दूर करना है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं नीड टू बी रिफॉर्म, उनको हमें सुधार करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी विलिंग टू रिफॉर्म, क्या पॉलिटिकल पार्टी विलिंग टू रिफॉर्म किया जा सकता है। इफ़ दे आर विलिंग, व्हाट हैज़ द प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार। इफ़ दे आर नॉट विलिंग, यदि वो नहीं करना चाह रहे हैं ऐसा, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू, क्या हम किसी को फोर्स कर सकते हैं रिफॉर्म्स करने के लिए। अब किसी को फोर्स तो नहीं किया जा सकता है। सिटीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस क्वेश्चन, पूरे संसार भर से ये क्वेश्चन रेज होता है हमारे लिए। दिस इज नॉट ए सिंपल क्वेश्चन, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी अपने में सुधार ला सकती है, या वो सुधार करवा सकती है, सुधार करने की इच्छुक हो सकती है। बहुत सारे इन डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होता है हम देखते हैं वो टॉप मोस्ट लीडर्स के द्वारा लिया जाता है, जो पावरफुल लीडर्स हैं उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी, पीपल कैन रिप्लेस दैम बट ओनली बाय अनदर सेट। लोग कब रिप्लेस कर सकते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को या उस पॉलिटिकल पार्टी को, जब उनके पास अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स हैं, दूसरी पार्टी का लीडर है, चॉइस है उनके पास। ऑल them not to wish to reforms, how can anyone, कैसे हम किसी को रिफॉर्म्स के लिए वो कर सकते हैं। लेट अस लुक एट सम रिसेंट एफर्ट्स, हम देखते हैं नए जो प्रयास हैं, जो सजेशन है हमारे देश में कि हम कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को सुधार कर सकते हैं, एक लीडर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया कि कोई भी एमपी और एमएलए अपनी पार्टी नहीं बदलेगा। अक्सर होता क्या था, कोई भी एमपी या एमएलए किसी जगह से बनता था तो लूजिंग पार्टी को छोड़ देता था और जीतने वाली पार्टी जो गवर्नमेंट बना रही है उसमें शामिल हो जाता था। दिस वाज डन, ऐसा कई सारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किया गया। इंक्लूजिंग इन डिफेक्शन, उसको डिफेक्शन बोलते हैं, दल को बदल देना, डिफेक्शन। इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर बनने के लिए और फॉर कैश रिवार्ड के लिए वो पार्टी को बदल देते थे एमपी या एमएलए बनने के बाद। नाउ द लॉ, लेकिन अब कानून ये कहता है, डिफेक्शन का अर्थ ये बता रहा है, पार्टी एलिगेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड, चेंजिंग पार्टी वल, पार्टी को बदल देना। डिफेक्शन मीन्स दल बदल, पार्टी को बदल देना। एलिगेंस लगाना उस पार्टी में विच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड, जिससे वो इलेक्टेड हुआ था, जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर वो इलेक्टेड हुआ था उस पार्टी पर एलिगेंस लगा के उसको छोड़ देना और जीती हुई पार्टी में शामिल हो जाना। तो अब हम क्या नियम बनाया है कि कोई भी एमपी और एमएलए क्या है अपनी पार्टी को नहीं बदल सकता, जो पार्टी क्या किया एमपी पार्टी, और ही विल लूज, अगर ऐसा करता है, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी चेंज करता है तो वो अपनी सीट है उसकी वो खो देगा, डिसमिस हो जाएगा वो। दिस न्यू लॉ, इस नए लॉ से डिफेक्शन जो हो रहा था उसमें मदद मिलेगी कि बहुत ज़्यादा हम देखते थे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है एक पार्टी में से चुनाव जीतते थे और फिर जो जीती हुई पार्टी है उसको शामिल हो जाते थे और उसमें मंत्री पद उन्हें मिल जाता था। एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड, हाँ लेकिन इसमें ये नियम है कि अगर 10 से ज़्यादा मेंबर उस पार्टी को छोड़ रहे हैं, अपनी नई पार्टी बना रही हैं, उस किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा मेंबर कर सकते हैं। हैव टू बी एक्सेप्ट वट एवर द पार्टी लीडर डिसाइड। द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, पास एन ऑर्डर, एक ऑर्डर पास किया है जिसमें कि एक मनी और क्रिमिनल्स जो अपराधी हैं उनका जो प्रभाव है, पैसे और अपराधी और ताकतवर जो लोग हैं, पैसे से तो लोग ताकतवर होते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं या ताकतवर लोग हैं अपराधी टाइप के तत्व में, उनका जो प्रभाव है पॉलिटिक्स में वो कम हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है
इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट। अब ये मैंडेट करना हर सिटीजन के लिए, कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है जो चुनाव लड़ रहा है। उसको एक एफिडेविट देना होगा, शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उसे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपने अपराधी तत्व के बारे में, कि उसके अगेंस्ट कोई पेंडिंग केस तो नहीं है, कोर्ट में चल रहा है उसके अगेंस्ट, उसके बारे में डिटेल देनी होगी। लेकिन ये केवल डिटेल देनी होती है, इसमें किसी भी, हम देखते हैं कि रोका नहीं जाता है चुनाव लड़ने से। वो अपने अगर प्रॉपर्टी का डिटेल दे रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, केवल इस बेसिस पर तो उसको चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता कि उसके पास करोड़ की प्रॉपर्टी है, केवल उसे डिटेल देनी होती है। और इस द न्यू सिस्टम ने से क्या होता है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है पब्लिक को, और जो ये पब्लिक को जो ये डिटेल देते हैं, एफिडेविट देते हैं कोर्ट को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में और अपने क्रिमिनल केसेस के बारे में जो पेंडिंग पड़े हैं केस कोर्ट में, उसके बारे में लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि दूसरे दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है उनकी इस डिटेल को। बट देयर इज़ नो सिस्टम, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं कि इन्हें चेक किया जाए, रोका जाए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ये रॉन्ग दे रहे हैं या कैंडिडेट की ट्रू नहीं है, या ट्रू है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिससे हम ये पता लगा सकें जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो सच ही है वो इन्फॉर्मेशन, या अगर वो झूठ है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाए, इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। येट वी डू नॉट इफ एट लेड टू डिक्लाइन इन्फ्लुएंस। इस ऐसा करने का मेन एम क्या है कि इनका जो धनी है, जो रिच लोग हैं और जो ताकतवर लोग हैं, जो अपराधी टाइप के जो लोग हैं, उनका जो प्रभाव पड़े पॉलिटिक्स में वो बहुत कम पड़े, और जो अच्छे लोग हैं, जो गुड है, ऑनेस्ट है, जो एक्टिव लोग हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में आए। वो लोग जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं उन लोगों का इन्फ्लुएंस हो। तो अक्सर हम देखते हैं कि एक वुमेंस का जो रोल है, 1/3 जो सीटें हैं वुमेंस के लिए रिजर्व होनी चाहिए। अगर 1/3 सीटें वुमेंस के लिए रिजर्व होती हैं, कोटा होता है वुमेंस के लिए, तो एक पार्टी के लिए एक अच्छा सिंबल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस अगर पॉलिटिक्स में आएंगी तो डेफिनेटली अच्छा होगा। और जो इलेक्शन लड़ रहा है, आई थिंक कि पैसा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ पैसा मिलना चाहिए। इस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टी को देश के लिए अवेयर कर सकते हैं। एफिडेविट तो हम जानते हैं कि एक शपथनामा होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो हमें कोर्ट के सामने अपनी प्रॉपर्टी की और अपने अगेंस्ट कोई जो क्रिमिनल केस हैं जो पेंडिंग हैं, कोई केस चल रहे हैं, जिससे हमारा कैरेक्टर पता चलता है। हालांकि कोर्ट में कोई केस चल रहा है, इससे वो अपराधी नहीं हो जाता जब तक कि कोर्ट उसे फाइनल डिक्लेयर ना करे कि अपराधी है। तभी अगर केस चल भी रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहे हैं वो भी चुनाव लड़ लेते हैं। इन दिस में हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता चला। आई वो अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।